साथ ही हमारे बीच में ऑनरेबल केशव प्रसाद जी मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के ओबीसी के सबसे बड़े, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ साबले साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। महाराष्ट्र उपाध्यक्ष श्रीमान राजेश जी पांडे भी हमारे साथ हैं, आपका भी महोदय एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। कार्यकर्ता तालियों में कंजूसी ना करें। साथ ही संयोजक मोदी एंड 9 के संयोजक श्रीमान राजेश जी एनपुरे साहब, आप भी हमारे बीच अतिथि देवो भव, इसी रस्म को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य विराजमान हैं। उनके स्वागत के लिए मैं महेंद्र जी व्यास से निवेदन करूंगा जो कि पुणे भाजपा व्यापारी अघाड़ी के अध्यक्ष हैं, श्रीमान महेंद्र जी व्यास। एक बार जोरदार गणगौर ध्वनि के माध्यम से संतोष जी जैन, उमेश जी चौधरी और पूरी टीम ने इस कार्यक्रम का संयोजन किया और हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन करते हुए इस स्वागत के पश्चात श्रीमान जगदीश जी मुनि जो कि पुणे शहर अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत के लिए मैं निवेदित करता हूं श्रीमान उमेश जी चौधरी, विमल जी संघवी और केतन जी अलिया। साथ ही इस स्वागत के पश्चात श्रीमान सुनील भाव कामले, एक जबरदस्त भाजपा के एमएलए हमारे बीच में हैं, कामले साहब का भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। उनके स्वागत के लिए निवेदित करता हूं श्रीमान कुस्तुभ जी दबाड़े, महेंद्र जी लोहार पुणे प्रभारी हैं, अमर जी आइए इनके स्वागत के लिए श्रीमान कल्पेश जी, श्रीमान राजेश जी पांडे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, इनके स्वागत। संयोजक हैं मोदी एंड 9 पुणे के श्रीमान राजेश जी एनपुरे, इनके स्वागत के लिए चलिए धीरज जी का स्वागत के अगले मैदान में। इस स्वागत के पश्चात हमारे पुणे व्यापारी अघाड़ी के और स्वागत की इस सामग्री में जो सुगंधी रस्म दी है, ये है गायत्री। राजेश जी स्वागत अभिनंदन हम कर चुके हैं, लीजिएगा। अब मैं प्रस्तावना के लिए हम जयकारा से स्टार्ट करेंगे। बोलो प्रभु जय श्री राम, भारत माता की जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहले काफी समय से हमारे व्यापारी बंधु इधर बैठे हैं, उनका थोड़ा सा लेट प्रोग्राम चालू हुआ, इसके लिए सबसे क्षमस्व। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस पावन भूमि में प्रभु श्री राम जी के रजकमल पड़े, ऐसे अयोध्या से पधारे हुए हमारे मौर्य साहब जो है, इनका खूब खूब स्वागत करता हूँ इस पुण्य नगरी में। जोरदार तालियां बजाय से सबने स्वागत करना है। तसेच आमचे शहराचे अध्यक्ष, धडाडीचे अध्यक्ष जगदीश जी मुळे यांचे मी इथे स्वागत करतो। आमचे संयोजक अमरजी साबळे यांचे इथं स्वागत मी करतो। आमचे शहराचे तसेच महाराष्ट्र प्रदेशाचे राजेशजी पांडे यांचं इथे स्वागत करतो। धीरजजी गाठे असतील, आमचे धडाडीचे आमदार सुनीलजी कांबळे असतील, आमचे चिन्नाजी भीमाले असतील, आबा श्रीलकर असतील, ते शेखर भाऊ मुंदडा असतील, संयोजक राजेशजी यनपुरे असतील, सहसंयोजक धीरजजी, सहसंयोजक जाधवजी असतील, यांचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। आमचे पुण्याचे जे ब्रँड आहेत तिथे सगळे समोर बसलेले आहेत, तसेच
फतेचंदजी रांका असतील, सूर्यकांतजी पाठक साहेब असतील व सर्व आलेले व्यापारी यांचं मी इथं स्वागत करतो. सर्वप्रथम हा कार्यक्रम जो आहे हा आपण कशासाठी केलाय याचा 1-2 मिनिटात मी तुम्हाला खुलासा देतो. मोदी ॲट 9 ही जी मोहीम आहे ही अख्ख्या देशभरात आता राबवण्यात येत आहे. यामध्ये अंत्योदय म्हणजे आमचे भाजपाचं एक ब्रीदवाक्य आहे की अंत्योदयापर्यंत सगळ्या योजना पोहोचायच्या आहेत. त्या योजना कशा पोहोचतील तर जेव्हा सर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सर्व आमदार आणि सर्व लोकप्रतिनिधी यांनी मोदीजींचं जे 9 वर्षाचं जे कार्य आहे ते खालपर्यंत जोपर्यंत पोहोचत नाही ते कसं पोहोचेल. फक्त मीडिया आता फार राहिलेलं नाही आपल्याला. त्यामुळं हे 1 to 1 प्रसार करण्यासाठी हे जे 9 जे विजन आहे हे 9 म्हणजे कसं आहे 26 मार्च 2014ला मोदी साहेबांनी शपथ घेतली आणि ते 9 वर्ष आज पूर्ती झालेले आणि त्या 9 वर्षामध्ये जे जोरदार जे काम जे मोदी साहेबांनी केलंय त्याचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी आज आपण इथे सर्व मान्यवर इथं आलेले आहेत. आणि प्रामुख्याने केशवप्रसादजी आपल्याला सगळ्या योजनांच्या बाबतीत बोलतीलच. तसेच काही प्रमुख व्यापाऱ्यांचं इथं आपण सत्कारी करणार आहोत. तर सर्वांना नम्र विनंती आहे की एक अर्धा तास एवढ्या वेळ तुम्ही बसलात ते अर्धा तास आपल्याला मोरे साहेबांना ऐकायचं आहे, मोदीजींचं विजन ऐकायचं आहे. मी पुढचं आपल्या व्यापाऱ्यांसाठी काही सुखसुविधा मोदी साहेबांनी केल्यात. मी थोडक्यात तुम्हाला ज्या प्रमुख ज्या योजना आहेत त्या योजना मी तुमच्या पुढे वाचून दाखवतो. त्या योजनांचा फायदा जर कुणी व्यापाऱ्यांनी घेतला नसेल तर नक्की घ्यावा आणि घेतला असेल तर धन्यवाद मोदी म्हणून आपलं जे मिशन आहे त्याला आपण सगळ्यांनी आवर्जून मिस कॉल मी एक लास्टला सांगणार आहे त्याला द्यायचं आहे. GST हा सगळ्यात क्रांतिकारी असा जो निर्णय आहे हा मोदी साहेबांनी 2017 मध्ये घेतला. गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स हे GSTचा फुल फॉर्म आहे. 1 जुलै रोजी श्री नरेंद्र मोदींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला ऐतिहासिक बदल समजला जाणारा वस्तू आणि सेवा कर GST ह्या लागू केलेला आहे. देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेतील उत्तम सहकार्याचे उदाहरण. मीडियाला थोडीशी विनंती तर साईडला आपल्याला जर करता आलं तर मागील व्यापाऱ्यांना त्रास होणार नाही. विनंती आहे. GST हा कायदा कसा अंमलात आला हे थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो. अप्रत्यक्ष कराचे 17 कायदे आणि 13 उपकायदे रद्द करून हा GST कायदा आपल्याला 1 नेशन 1 टॅक्स म्हणून लागू करण्यात आला. सेल्स टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स, ऑक्ट्राय असे अनेक कायदे बंद होऊन मोदीजींनी 1 नेशन 1 टॅक्स म्हणून GSTला मान्यता दिली. आणि त्याचा सर्वात जास्त फायदा जर झाला असेल तर हा आपल्या देशाला झालेला आहे. आता 2023 मध्ये रेकॉर्ड ब्रेक असं GST संकलन झालेलं आहे. आणि याच्यात सर्वात मोठा जर वाटा कोणाचा असेल तर या माझ्या समोर बसलेल्या या व्यापाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी आपलं जोरदार टाळ्या वाजवून आपलं स्वागत करायचं आहे की आपल्या या टॅक्समुळं मोदीजी विविध योजना आपल्या प्लॅन करू शकतात आणि प्लॅन केल्यानंतर त्या अंत्योदयपर्यंत पोहोचू शकतात. आज सर्व व्यापारी सहजपणे ऑनलाईन व्यवहार करू शकतो. हा डिजिटल इंडियाचा जी दुसरी योजना आहे डिजिटल इंडियाची ही सर्वदूर ऑप्टिकल केबल्स टाकली. 2014ला देशात फक्त 2 मोबाईल कंपन्या होत्या. त्या 2 मोबाईल कंपन्याची आज 120 मोबाईल कंपन्या या भारतात चालू झालेल्या आहेत. त्यामुळे सर्वांच्या खिशात जो असणारा स्मार्टफोन आहे ना त्या 120 कंपन्यांमुळे तो स्मार्टफोन आपल्याला प्रत्येकाला मिळतोय. आणि तोही 5G सेवा आता नवीन लॉन्च केलेली आहे. सुपर स्पीडमध्ये ती 5G सेवा आपल्याला वापरता येते. ते फक्त मोदीजींच्या मुळेच हे होऊ शकतं. तिसरी जी सगळ्यात महत्त्वाची योजना आहे ही जी आहे UPI युनिफाईड पेमेंट इन्फ्रालेंड म्हणजे UPI जो आपण डिजिटल पेमेंट जो व्यवहार आपल्याला ट्रान्सपोर्ट करतो ही जी कल्पना जी आहे ही क्रांतिकारी कल्पना ही मोदीजींनी आपल्या सगळ्यांसमोर आणली. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या केंद्र सरकारच्या कंपनीने विकसित केलेली ही रिझर्व्ह बँकेने मान्य केलेली एक तत्काळ बँक पेमेंट करणारी सिस्टीम आहे. या सिस्टीममुळे अनेक बँक खात्यातील व्यवहार एकाच मोबाईल ॲपमधून करता येतात. या बँक व्यवहाराचे अनेक आयाम सहज पैशाचे देणे घेणे आणि व्यापारी पेमेंट बिनचूक व सहजपणे होतात. या सिस्टीममध्ये लोकप्रिय करण्यासाठी मोदींनी भीम UPI हे डिजिटल पेमेंट ॲप तयार केले आणि 31 डिसेंबर 2016 रोजी याची डिजी धन मेला मध्ये उद्घाटन केले. ही पेमेंट सिस्टीम बँकामध्ये आणि अन्य आर्थिक व्यवहारात अत्यंत लोकप्रिय झाली. अभी केशव जी मैं आप तो रहेंगे उस टाइम पे किसी अभी इधर नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन मोदी जी का उधर
जब ये डिजिटल पेमेंट के लिए अनाउंस किया था तब किसी ने बोला था कि हाउ इट कैन पॉसिबल, एक गरीब महिला एक सब्जी वाले आपके सामने बैठेगी और वो मोबाइल निकालेगी, मोबाइल निकालने के बाद में यूपीआई स्कैन करेगी, उधर इंटरनेट कहाँ से आएगा, उधर मोबाइल उधर कहाँ से आएगा। आज मैं बोल पाता हूँ कि पान पट्टी पे पान अगर खाते हैं ना हम, तो पान वाला भी उधर सामने हमको गूगल पे डिजिटल पे बताता है और उस पर स्कैन होता है। ये केवल और केवल ये 9 साल में, जो 40 साल में दूसरा जो सरकार है वो कर नहीं पाया, 9 साल में मोदी जी ने करके बताया। प्रत्येक नागरिकाला विकसित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध आहे। देशातील सर्व भागात हायस्पीड इंटरनेट चालू आहे। इंटरनेट सेवा, शासकीय सेवा उपलब्ध झाल्या। देशातील सर्व नागरिकांना आधारच्या रूपाने खात्रीशीर कुठेही उपलब्ध करणारी कायमस्वरूपी ओळखपत्राची ऑनलाईन सुविधा मिळालेली आहे। डिजिटल सेवांचे लाभ देणाऱ्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या देशभरात जाळे निर्माण केले गेलेले आहे। त्यामुळे नागरिकांची सोय झालेली आहे। नागरिकांच्या मागणीनुसार शासन आणि शासकीय सेवा उपलब्ध झालेल्या आहेत। तुम्हाला आता वेगवेगळे जे ॲप्स आहेत ते आपल्याला उपलब्ध झालेले आहेत। विविध भागातील शासकीय खात्यांची सेवा एकाच पोर्टलवरती उपलब्ध करून दिलेली आहे। या सेवा रिअल टाइम मध्ये व ऑनलाईन या मोबाईल मध्ये उपलब्ध करून आहेत। सर्व नागरिकांना लागणारे सर्व माहिती शासनाच्या क्लाउडवरती कोणत्याही उपलब्ध आहे। अनेक परवाने त्यांच्या पूर्तता करण्याची सोय ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध झाल्याने व्यावसायिक व उद्योजकांना याची मोठी सोय व ईज ऑन ईडिंग बिझनेस उद्योग या व्यापारातील आर्थिक, इलेक्ट्रॉनिक व कॅशलेस झाल्याने उद्योजकांची व्यापाऱ्यांसाठी मोठी सोय झाली। अनेक ठिकाणी विकास कामात GIS प्रणाली उपलब्ध करून दिल्याने पारदर्शकता निर्माण झालेली आहे। आता या डिजिटल पेमेंटमुळे अजून एक फायदा मी तुम्हाला सांगतो की आमच्या जे उधारी असायची ती उधारी समजा 5,430 रुपये असायची, तर आमची 430 रुपये कुठला व्यापारी द्यायचा नाही, तो 5,000 आमच्या हातात टेकायचा, बाकीचा डिस्काउंट म्हणून द्यायचा। पण वरचे 430 रुपये वरचा 1 रुपया जरी असेल या डिजिटल पेमेंटमुळे आमच्या प्रत्येकाला तो मिळतो। 301 रुपये सुद्धा ट्रान्सफर होतो। त्या 1-1 रुपयामुळे जर विचार केला तर अख्ख्या पूर्ण देशामधून किती उधारी गोळा झाली असेल हे फक्त मोदीजींनी करून दाखवलंय। नागरिकांच्या डिजिटल सेवेमुळे सर्वदूर उपलब्ध झाले। तसेच जे शॉपॅक लायसन्स जे भ्रष्टाचार, जो बाबूशाही जी होती, ही बाबूशाही जर बंद झाली। आपल्याला आठवत असेल की अगोदर किराणावाले भरपूर इथं माझे बसलेले बांधव, शॉपॅक्टवाला यायचा, शॉपॅक्टवाल्यानंतर तो वही उघडायला लावायचा, तुम्ही काय लिहिलंय का त्याच्यात, तुमची एंट्री आहे का, तुमच्याकडे लेबर किती आहे याचं। आज तुम्ही मला सांगा, गेल्या 3 वर्षात उद्योग मागार आधार आहे आपल्याला पोर्टल जे मिळालेलं आहे, मला सांगा कुणाच्या इथे कुठला शॉपॅक्टवाला, कुठला बाबू येऊन बसलाय का? कुणाच्या इथे येत असेल तर त्यांनी हात वरती करा। सगळ्यांच्या इथे कुठलेही बाबूराज आपल्या व्यापाऱ्यांकडे राहिलेले नाही। कुणी येऊन आपलं तपासणी करत नाही। GST ही सुद्धा पारदर्शक दिली आहे की तुम्ही प्रोड्यूस करा, तुम्ही प्रोड्यूस केल्यानंतर आम्ही त्याच्यावरचा टॅक्स भरतो। जब स्क्रूटी निकलती है साहब तभी वो मंगाते हैं, और स्क्रूटिनी भी हाई लेवल की निकलती है, हमारे नॉर्मल व्यापारियों की नहीं निकलती है। ये भी छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी मोदींनी आणलेली विशेष योजना नॅशनल पेन्शन स्कीम ट्रेडर्स, ही योजना ही व्यापाऱ्यांसाठी सगळ्यात महत्त्वाची आहे। ही योजना किरकोळ व्यापारी, छोटा व्यापारी जो आहे, दुकानदार, स्वयंरोजगारी व्यक्ती यांना लागू होते। जर अशी व्यक्ती आयकर भरत असेल, तो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेचा सभासद असेल, त्याची वार्षिक उलाढाल 1,50,00,000 जास्त असेल, किंवा तो कोणत्याही पेन्शन योजनेचा सभासद असेल तर त्याला ही योजना लागू होत नाही। ही ऐच्छिक व आर्थिक सहभागाची योजना आहे। वय वर्षे 18 ते 40 च्या दरम्यान पात्र व्यक्ती या योजनेत सहभागी होऊ शकतात। या योजनेची सहभागी व्यक्तीला वयाला 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावरती त्याला आयुष्यभर दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन ही मिळेल। त्या व्यक्तींच्या पश्चात त्यांना पत्नीला, पतीला त्याच्या आयुष्यभर 50% फॅमिली पेन्शन मिळेल। या पेन्शनचा हप्ता सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीच्या वयानुसार ठरतो। सहभागी व्यक्ती जेवढा हप्ता दरमहा भरतो तेवढीच रक्कम मोदी सरकार त्यांच्या खात्यात परत भरते। याच्यासाठी या काही छोट्या छोट्या ज्या योजना आहेत, या योजना आपण पुढच्या महिन्यात एक मेळावा लावतोय, जो व्यापाऱ्यांसाठी फक्त जे आपले सर्व योजना असतील त्या तिथं आपण प्रोड्यूस करतोय, आणि त्याचा लाभ तो मेळावा घेऊन आपण प्रत्येक व्यापाऱ्याला आपण नक्की तो देऊ।
और साहब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, केशव साहब, मौर्य साहब, ये जो सामने जो व्यापारी है, इनके हर एक के पास दिन में 5 ग्राहक से लेके 50 ग्राहक तक आते हैं। एक्चुअल में जो हमारे स्टार प्रचारक बोले जाते हैं तो हमारे व्यापारी है, क्योंकि 5 ग्राहकों को अगर हर एक ने बोल दिया कि मोदी जी ने ये योजना लाई है, मोदी जी ने आज ये काम किया है, ये काम किया है, तो एक महीने में हम अगर 5 वाला ही कस्टमर को हर एक को बोले व्यापारी पूरी बांधते बांधते, तो वो 50,000 तक पक्का चला जाता है। तो ये सरकार बनाती भी और ये सरकार गिराती भी, व्यापारी में इतनी ताकत है, हे मी आपको बोलना चाहतो। आम्ही सर्व व्यापारी मोदींसोबत आहोतच, खाली एक रिक्वेस्ट आपसे और थी साहब कि सब मोदी जी के हम साथ में, इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मोदी जी के साथ में है, लेकिन कुछ छोटी छोटी हमारी जो मांग है कि कुछ लॉ बनाते समय अगर हमारे व्यापारियों को, प्रमुख व्यापारियों के जो है उनको अगर साथ में हमारे से कोऑर्डिनेशन करके अगर वो लॉ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से वो किया जाए, अगर हमारे सबसे चर्चा करके अगर लाएंगे, ये ऊपर तक आप सभी मंचों को आपसे निवेदन है कि आप पक्का मोदी जी तक ये पहुंचाइए कि हमारे व्यापारियों को हित में लेके जो कुछ बनाना है वो बनाओ, हम आपके बिल्कुल साथ में। आता या योजना आणि या सगळ्या आपल्याला कळालेल्याच आहे, तर आता या सर्व योजना जर प्रत्येकाला आवडल्या असतील तर माझं एक छोटंसं काम आहे तुमच्या सगळ्यांकडे, सगळ्यांनी आपले मोबाईल काढायचे। इथं नेटवर्कचा थोडा इश्यू आहे, इथं SMS येईल की नाही येईल मला माहित नाही, पण प्रत्येकाने मोबाईल काढा, समोर आहे इथलं नेटवर्क समोर आहे। मैं दोनों मराठीतूनही बोलतो, हिंदीतूनही बोलतो। एक नंबर मी तुम्हाला देतो, 90 90 90 90 90 90 90 90 2024 2024 90 90 90 2024 हा प्रत्येकाने डायल करायचा आहे। आणि डायल केल्यानंतर लक्ष्मणजी तुम्हाला काय SMS आला? SMS कुणाला SMS आला असेल परत तर त्यांनी सांगा, तर हात वरती करा कुणी एकाने। इथं नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, बाहेर नक्की येईल तुम्हाला, बाहेर नक्की येईल। हे आपण जो मिस कॉल देणार आहे, हा मिस कॉल ऑटोमॅटिक कट होतो, ऑटोमॅटिक कट झाल्यानंतर हे ज्या योजना आहेत आणि मोदीजींना समर्थनासाठी हा तुमचा आला तुम्हाला। मॅडम वाचून दाखवाल काय आलाय तुम्हाला SMS? माइक द्या ना प्लीज, एक मिनट प्लीज। सुशासन और गरीब कल्याण हेतु प्रतिबद्ध मोदी सरकार को समर्थन देने के लिए धन्यवाद। मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों जानने के लिए 9 years of seva.bjp.org पर क्लिक करें। भाजपा वाह, चोर करा। ऍप डाउनलोड केल्यानंतर त्याच्यात काही माहिती आपल्याला विचारतील, ती माहिती त्याच्यात फिल करा। त्या माहिती फिल केल्यानंतर सगळ्यात अगोदर OTP येईल, OTP व्हेरीफाय झाल्यानंतर ती माहिती आपल्याला भरायची आहे आणि ती माहिती भरल्यानंतर रोज डे टू डे त्याच्यावरती मोदीजींनी काय केलंय त्याचे प्रत्येक आपल्याला विशेष अशा सूचना किंवा काही त्यांना जर पुण्यात यायचं असेल तर मोदीजी आमच्या माध्यमातून नाही येणार, तुमच्या सगळ्यांना पर्सनल कॉल करून त्या सरळ ॲपवरून नाही येणार की मी पुण्यात येत आहे आपण या, असं डायरेक्ट अपील त्या सरळ ॲपमध्ये होणार आहे। तर प्रत्येकाला नम्र विनंती आहे की प्रत्येकाने तो सरळ ॲप हा डाउनलोड करायचा आहे। त्याच्यासाठी जर ऑनलाईन जर याच्यात करायचं नसेल तर 78 200 हा जरी डायल केला सरळ ॲपसाठी तर तो सुद्धा सगळ्यांनी लिहून घ्या। 78 200 ही सरळ ॲप जो आहे तो जो आहे तो डाउनलोड मिस कॉल द्यायचा, त्याच्यानंतर लिंक येईल, लिंकवरनं हे करायचं आहे बस। बाकी सर्वांना माझा नमस्कार। आणि हे आजचा जो उपक्रम आहे याच्या बाबतीत आणखी जास्त योजनाचे आपले मौर्य साहेब आहेत, ते आपल्याशी संवाद साधणार आहेत, त्यामुळे प्रत्येक यांना बोलायचं आहे, त्यामुळे मी माझं 2 मिनिटाचं भाषण संपवतो। धन्यवाद। बड़ी भूमिका रही है, तो आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ व्यापारियों को चिन्हित किया है जिन्हें हम गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहे हैं। तो आइएगा, ये पुरस्कार हम क्यों देने जा रहे हैं इसका विवरण कम शब्दों में श्रीमान संतोष जी से मैं निवेदन करूंगा, जो कि अघाड़ी के उपाध्यक्ष हैं। लीजिए। व्यापार करते करते अपना बड़ा कारोबार संभाल के भी सभी लोग जो सोशल कार्य करते, तो हमारे बीजेपी व्यापारी आघाड़ी ग्रुप ने सोचा कि हमारा दायित्व बनता है कि सभी का हम सत्कार करें, मान सम्मान करें, इसलिए इसका आयोजन किया गया। वेलकम एवरीबॉडी।
धन्यवाद। लीजिएगा, मैं जिन वे बिल्कुल बगल में आके बैठे हैं, युवा नेता हैं और भाजपा पुणे शहर के अध्यक्ष हैं और विश्वसनीय हैं, और सबसे बड़ी बात ये वो व्यक्तित्व है जो एक छोटे से छोटे तबके से जुड़ा है। मैं चाहूंगा एक बार मलिक साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आइए सर। व्यापारियों का आवाज अभी जोरदार होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य, पूर्व सांसद अमरजी सावले, हमारे उपाध्यक्ष राजेश जी पांडे, विधायक सुनील जी कांबड़े, गणेश जी घोष, राजेश जी यनपुरे, धीरज जी घाटे, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया है, वो हमारे व्यापारी आघाड़ी के अध्यक्ष महेंद्र जी व्यास, फतेहचंद जी रांका, सूर्यकांत जी पाठक, शेखर जी मंदड़ा, श्रीनाथ जी भीमाले, राजू शेड़िंकर, उमेश जी शाह और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारी पुण्य नगरी में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पद स्पर्शों से पावन हुई है, उसमें प्रभु श्री रामचंद्र की भूमि से जो आए हैं, उन केशव प्रसाद जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पुणे का एक अलग से कल्चर है। पुणे में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए। सालों से पुणे को मराठी में विद्येचे माहेरघर ऐसा संबोधित करते हैं। एक जमाने में पुणे को साइकिल का शहर बोलते थे, पर अभी पुणे व्यापार में आगे है। अब पुणे एक आईटी हब बन गया है। देश में पुणे आगे बढ़ रहा है और पुणे को आगे लेके जाने में यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, उन सब व्यापारियों का हिस्सा है। मैं किसान हूँ और किसान के साथ में व्यापारी भी हूँ। खेती भी करता हूँ और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करता हूँ। इसलिए आपके जो सुख और दुख है वो मुझे सब ठीक से पता है। कभी टैक्स का प्रॉब्लम आता है, कभी किसी को वर्गनी देने का प्रॉब्लम आता है, जो कुछ भी हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होगा या मंत्रालय का होगा, सब हम समझ सकते हैं। लेकिन किसी ने भी कभी भी हमें संपर्क किया होगा तो उसका हल हमने हमेशा निकाला है। उसके साथ, उस व्यापारी के साथ रहने की हमने हमेशा कोशिश की है। आज आप सबसे संवाद करने के लिए हमारे केशव प्रसाद जी यूपी से आए हैं। पूरे देश भर में मोदी एट 9 ये अभियान चल रहा है। मोदी जी की सरकार इस देश में आकर 9 साल हो गए। हर दिन मोदी जी काम करते हैं देशवासियों के लिए। हर दिन वो काम करते हैं हमारे देश के लिए। और इन 9 सालों में देश तरक्की कर रहा है। देश का हर हिस्सा, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो या तमिलनाडु हो या आसाम हो, हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और 2014 की पहले की परिस्थिति आप थोड़ा सा सोच लीजिए क्या थी। इस देश में ऐसा माहौल था कि देश का भला कभी हो नहीं सकता। जब कांग्रेस की राजवट थी, कांग्रेस की सत्ता इस देश में थी, तब हर दिन हम पेपर में पढ़ते थे, एक नया स्कैम पढ़ते थे
कभी ये स्कैम, कभी वो स्कैम। देश के व्यापारियों को कांग्रेस ने छोड़ दिया था। देश के गरीबों को साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था। केवल सत्ता के लिए पैसा कमाना और इलेक्शन में उन्हीं पैसों से कांग्रेस वाले वोट खरीदते थे। ऐसी गंदी राजनीति इस देश में कांग्रेस पार्टी करती थी, जिनके 70 साल के राज में देश हमारा पीछे गया। लेकिन जब से मोदी जी की भाजपा की सरकार हमारे देश में आई है, तब से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस देश को फिर से एक बार विश्व गुरु का दर्जा देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और आप देखते होंगे, पहले हमारे देश के मंत्रियों को बाकी देश के सामने घुटने टेकने पड़ते थे। हमें रॉकेट चाहिए, हमें प्लेन्स चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। अब हमारा हिंदुस्तान 2027 तक फाइटर प्लेन्स भी बनाने वाला है। हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। ये कर दिखाया है केवल मोदी जी ने। और मुझे अभिमान है कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जो पार्टी देश के लिए काम करती है, देश के हर इंसान का हित चाहती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसान हो, हर किसी के बारे में सोचती है और वैसे फैसले लेती है। आज हम देख रहे हैं, जो चाइना इतने दिन तक खुद को बहुत बड़ी समझ रही थी, हमारे देश की सीमा के अंदर आने की, घुसने की कोशिश कर रही थी, उनकी हिम्मत अभी नहीं है। 1 इंच भी हमारी सीमा के अंदर आने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको पता है 56 इंच वाला सीना जिसका है वो इस देश का प्रधानमंत्री है। और जब इस देश में पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद में पाकिस्तान में घुसकर मोदी जी ने जो कमाल कर दिखाया, जो एयर स्ट्राइक कर दिखाया, वो एग्जाम्पल उनके सामने है। तो इसलिए अभी हमारी भौगोलिक सीमा भी सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश सही हाथों में है, हमारा देश बलवान हाथों में है और देश इसके बाद में उन्नति करेगा। लेकिन हमें आप सबका सहयोग चाहिए। हमारे महेंद्र जी व्यास अभी बोल रहे थे, व्यापारियों में वो ताकत होती है, हर किसी के पास हर दिन कस्टमर्स आते हैं, उनके साथ में बात कर करके आप माहौल बना सकते हैं। ये माहौल बनाना है और देश के लिए बनाना है। आप सबको पता है, एक बाजू में हमने देखा तो मोदी जी जैसा अच्छा नेतृत्व है जो केवल और केवल देश के हित में काम करता है, जिनका परिवार पूरा देश है, और दूसरे बाजू में राहुल गांधी जैसा नेतृत्व है जिसको पूरा देश पप्पू कहता है। 2 में से आपको एक को चुनना है, तो मुझे लगता है पप्पू को चुनने की कोई गुंजाइश आप में नहीं है। किसी देश का भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। इसीलिए हमारा देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। पिछले 9 सालों में जितनी तरक्की की है, उससे ज्यादा तरक्की अभी इसके आगे करनी है। इसलिए 2024 में फिर से एक बार मोदी जी को हमें जिताना है। और हमारे महेंद्र जी सही कहते थे, यह डिजिटल जमाना है। महेंद्र जी भी डिजिटल है, 1-1 रुपए के बारे में सोचते हैं। 4321, वो 21 रुपए भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप वो बोले कि पूरी बांधते बांधते, कैसी पूरी बांधते बांधते? आपको कौन सी पूरी याद आई? वो आप बोल तो रहे थे पूरी बांधते बांधते, लेकिन आपके मन में दूसरी पूरी थी शायद। ऐसी पूरी नहीं चलेगी यहाँ पर। अच्छे कार्यकर्ता हैं, सभी के साथ महेंद्र जी हमेशा संपर्क रखते हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए। आपने भी इस प्रोग्राम में आने का
आए, आपका भी स्वागत करता हूँ। एक ही बात बोल दूंगा, आपसे विनती करता हूँ, हमारे देश में 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, पुणे में भी होंगे। पुणे का लोकसभा में जो सांसद जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। इसीलिए हमें आप सबकी जरूरत है, सभी की जरूरत है, क्योंकि वो सांसद आगे जाकर मोदी जी को वोट करेगा। सत्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि 2024 में पूरी ताकत के साथ इस देश में फिर से एक बार मोदी जी की सरकार आनी चाहिए, हमारे देश के लिए आनी चाहिए। इसलिए हर किसी का योगदान आने वाले 1 साल के लिए होना चाहिए। इतनी विनती करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वे देश के सबसे बड़े सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य बनना इतना आसान था? देखिए, ये जो व्यक्ति है मात्र 15 साल की उम्र में जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन किया, जिनकी रगों में हिंदुत्व समाया हुआ था, साहब के बेहद करीबी भी बने। क्या राजनीति का सफर इतना आसान था? इनके पिताजी के चाय की दुकान में, उसमें आप इनका सफर देखिए। चाय की दुकान पे काम करते थे, समय मिलता था तो घर घर अखबार भी बांटते थे। और 2004 में सर, जब पहली बार आप बीजेपी के सिंगल से आपने पश्चिमी इलाहाबाद से जब पहली बार चुनाव लड़ा, तब विजयश्री हाथ नहीं लगी। वापस दूसरी बार मैं कहना चाहता हूं, कई लोग जो हैं हमारे युवा नेता हैं, वो राजनीति करने के लिए तैयार हैं, तो इनसे सीखें। 2004 में चुनाव लड़ा, विजयश्री हाथ नहीं लगी। 2007 में पुनः पश्चिमी इलाहाबाद से पुनः इन्होंने चुनाव लड़ा, फिर भी विजयश्री हाथ नहीं लगी। लेकिन फिर जब इन्होंने विजयश्री हाथ लगी तो भाजपा के श्री रामचरितमानस की चौपाई है, उसमें गर्जे ही तर्जे ही सहज आशंका, मानव प्रसन्न चाहते हैं लंका। मतलब इतना उत्साह भगवान श्री राम की सेना में जो देखने को मिल रहा था श्री रामचरितमानस के अनुसार, वैसा ही उत्साह आज व्यापारियों के संगम में प्रणाम करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्र में सरकार बनने के 9 वर्ष पूरे होने पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आप 40 साल अभी हमारे व्यास जी कह रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 60 साल में जितना काम नहीं हुआ उससे 10 गुना अधिक 9 साल में काम हुआ। 9 वर्ष सरकार के पूरे होने पर देश के सभी संसदीय क्षेत्रों में इसी प्रकार के आयोजन, कहीं व्यापारियों के साथ, कहीं युवाओं के साथ, कहीं किसानों के साथ, कहीं लाभार्थियों के साथ, कई पार्टी पदाधिकारियों के साथ यह बैठने का क्रम चलता है। उसी के क्रम में आज इस व्यापारी समागम के कार्यक्रम में आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इस आयोजन को करने वाले हमारे जो व्यापारी सभा के हमारे पूरे शहर के अध्यक्ष का दायित्व देख रहे हैं, जिन्होंने अभी बहुत सारी बातें भी रखी, मैं सुन भी रहा था, श्री महेंद्र जी व्यास जी, हमारे दूसरे जो व्यापारी नेता के नाते श्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री उमेश शाह जी, कल से ही हम परसों से हमारे साथ हैं। तीसरा नाम श्री संतोष जैन जी हैं, और जिनका भी बहुत सारगर्भित, बहुत ओजस्वी उद्बोधन आपने सुना है, जो भारतीय जनता पार्टी के इस शहर के अध्यक्ष का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे हमारे जगदीश जी मुली प्रदेश के उपाध्यक्ष के नाते
जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य देखते हैं, वह हमारे दोनों नेता श्रीमान राजेश पांडे जी, श्री अमर सामले जी, हमारे माझी सभा के नेता श्रीमान धीरज घाटे जी और हमारे सम्मानित आमदार विधायक श्री सुनील कामड़े जी, हमारे संपूर्ण व्यापारी पुणे के जो अध्यक्ष का दायित्व, जो बड़ा नाम है, मैं तो उत्तर प्रदेश में भी सुनता हूं, श्रीमान फतेह चंद जी राका, हमारे श्रीनाथ श्री मलय जी माझी सभा के नेता, श्री राजेश पुरे जी, जो ये अभियान चल रहा है 9 वर्ष पूरे होने पर उस पूरे शहर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से संयोजक बनाए गए, वह भी मंच पर हैं। श्री धनंजय जाधव जी, वह इस अभियान के सहयोगी सह संयोजक हैं, वह भी यहाँ पर साथ में मेरे साथ। आज तीसरा दिन है, आज मेरा पूना का दौरा पूरा हो रहा है और मैं इसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होऊंगा। और हमारे नगर सेवक श्री आभा सिलकर जी, हमारे व्यापारी नेता सूर्यकांत जी पाठक, सचिन निर्गुड़े जी, कैट जो के अध्यक्ष के नाते सुनील गहलोत जी, व्यापारी अध्यक्ष कोथरूड गणेश घोष जी, जिला महासचिव भाजपा कल्पेश ओसवाल जी, महासचिव व्यापारी सभा, और भी मुझे बताएं कि बहुत सारे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करने वाले व्यापार संगठन के लोग यहाँ आए हैं। मैं सभी जो भी संगठन का कहीं हिस्सा हैं, ऐसे सभी संगठनों के पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो व्यापारी के रूप में यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, उनका सबका भी अभिनंदन करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे जो मैं जगह जगह कार्यक्रम में जाता हूं, इसमें कहीं मुझे अंतर नहीं आ रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आयोजित कोई विशाल जनसभा में जब जाता हूं, तो जिस प्रकार का रिस्पांस माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सभाओं में होता है, उससे ज्यादा उत्साह मुझे आप सबके अंदर दिखाई देता है। इसे मैं जानता हूं आपको मेरे मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है क्या? मेरे मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। और आप यह भी जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं गलती से तो गलती कर सकता हूं, लेकिन जानबूझ करके कभी गलती नहीं कर सकता हूं, और कोई गलती हो जाए तो मैं उसे भी सुधार सकता हूं। या देश के लोगों से लगातार मन की बात के माध्यम से, अनेक प्रकार के अभियान के माध्यम से, अनेक सभाओं के माध्यम से, समारोह के माध्यम से आप रोज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और शायद मैं समझता हूं कि जितना मैं बताऊंगा उससे ज्यादा आप उनके बारे में जानते हैं, कि और मुझसे भी सुनने की आपकी इच्छा है, वो आपको सुनाने का काम जरूर थोड़ा सा सीमित रूप में करूंगा। देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव जब इस देश में हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन मैं जानता हूं मैं उत्तर प्रदेश में उस समय विधायक था विधानसभा में, जब वो उम्मीदवार नहीं बनाए गए थे। आज एक मैं केवल जानकारी शेयर कर रहा हूं, पहली बार विधायक 2012 में बना था, विधायक बने आमदार जो महाराष्ट्र कहते हैं, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। 2013 का प्रयागराज का कुंभ का मेला होना था। अब 2013 का कुंभ का मेला कब हो रहा था? जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मोहम्मद आजम खान उस समय नगर शहरी विकास के मंत्री थे। कुंभ मेला क्षेत्र उन्हीं के अंतर्गत आ गया। कई घटनाएं घट गई थी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने उस सदन के अंदर उनकी नाकामियों की चर्चा करते हुए, और स्वाभाविक तौर से माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए थे, मैंने सदन के पटल पर ही उनके प्रति आक्रोश जताते हुए कि आपकी सरकार नकारा है, आपकी सरकार हिंदू तीर्थ स्थलों के विरोध में आचरण कर रही है, इसलिए 2014 आ रहा है, 2013 की बात है, मैं आपको बता रहा हूं 2014 आ रहा है, 2014 में लोकसभा के चुनाव होंगे
और माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे, तब आपको इसका जवाब मिलेगा। यह स्वाभाविक आवाज एक विधायक, भाजपा का विधायक था, सदन के अंदर बोलना नहीं चाहिए था अनुशासन के कारण से, लेकिन वह स्वाभाविक जो अंदर सबके भरा हुआ था, मेरे अंदर जो भरा हुआ था, वो पूरे हिंदुस्तान वासियों के अंदर भरा हुआ था। लोग चुनाव से पहले ही माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना चुके थे। सही है कि नहीं सही है? अब जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, सब आकलन कर रहे थे कितनी सीटें आएंगी, कितनी आएंगी, तमाम सब आकलन कर रहे थे। लेकिन हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने अगुवाई में एक लक्ष्य रखा था 272 प्लस। याद है आप लोगों को? और मुझे जब आश्चर्य, मैं भी उस समय 2014 में एमएलए था, फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में मुझे भी फूलपुर लोकसभा, जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुन करके आते थे, वहां से मुझे भी लोकसभा का टिकट दिया गया। और 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में तो हम 272 प्लस मांग रहे थे, लेकिन 283 सांसद भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर चुन करके आ गए। गठबंधन में जो हमारे थे उनके अलावा, मतलब हमारे स्वयं के 283 आ गए। और मुझे भी फूलपुर लोकसभा से जितने वोटों से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं जीते थे, उससे भी ज्यादा वोटों से जीतने का मुझे मौका मिल गया। प्रधानमंत्री जी के, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतनी तेज आंधी चल रही थी, यह मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव आया। 2014 से और 19 के बीच में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ते हुए भारत को, मजबूत होते हुए भारत को सारे विरोधी दलों ने देख लिया। उनको लगा कि ये तो अगर दोबारा आ गए तो इनको हटा नहीं पाएंगे, तो पूरी साजिश रची गई 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां से सबसे अधिक सांसद चुन करके आते, तो उत्तर प्रदेश नहीं जीत सकता, फिर वो देश नहीं जीत पाता। और उत्तर प्रदेश की जो सबसे मजबूत राजनीतिक दल थे, उन्होंने गठबंधन कर लिया कि मोदी जी को पीएम बनने से रोकना है तो सब एक हो जाओ, सांपनाथ, नागनाथ, कालियानाथ सब एक हो जाओ। और स्थिति क्या हुई हम लोगों को उस समय, मैं तो चूंकि जमीन वाला व्यक्ति हूं, मैं कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी आयु से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से लेकर के राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। आज भी मैं सीधा लोगों से जुड़ा रहता हूं। मुझसे कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं सभा होती थी, आते थे 2019 वाले चुनाव के समय, तो कहीं पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ होते थे, कहीं मुझे जाना पड़ता था। तो वो हर बार, क्योंकि बहुत वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं, संगठन मंत्री भाजपा के बहुत लंबे समय तक रहे, शायद उनके पास जितना अनुभव है, मैं उस अनुभव का कोई एक अंश भी अपने लिए नहीं मानता हूं, लेकिन वो समीक्षा करते थे, पूछते थे, कई प्रकार के क्रॉस क्वेश्चन करते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा 60 से कम तो आने वाली नहीं। अब उसके आगे कितना हम जाएंगे वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके, क्योंकि 73 2014 में हम जीते थे यूपी में, और फिर जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, हमें 2014 से वोट अधिक मिले, वोट हमें 51% मिले, लेकिन सांसद हमारे 64 बन पाए थे। हमारे 6 और 3 9 सांसद हमारे घट गए थे। अब उसमें 2 और बढ़ गए। हम आजम खां की सीट को भी जीत चुके हैं, वहां भाजपा के घनश्याम विरोधी जी भाजपा के सांसद बन चुके हैं। और आजमगढ़, जो श्री अखिलेश यादव जी का गढ़ हो जाता था, वहां से वह सांसद थे, वहां पर भी कमल खिल चुका। अब हम 64 से वहां सांसद की संख्या हमारे यूपी से इस समय 66 हो गई। 2019 के चुनाव में ये सारे विरोधी एक हो गए, तब भी हमारा जो वोट प्रतिशत था उसे वो घटा नहीं पाए। हमारे सांसद कई जगह तो हम आती आत्मविश्वास में करीब 6 सीटें, तो कोई 15,000 से कोई 16,000, 18,000, 10,000 से 20,000 के अंतर में हार गए। हम 6 और जीत सकते थे उस समय में, लेकिन उसमें कहीं जो होना था हो गया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि देश की जनता
2014 से 2019 के बीच में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सेवाओं को देख करके, उसमें व्यापारी भी है, उसमें किसान भी है, उसमें मजदूर भी है, उसमें महिलाएं भी है, उसमें युवा भी है, सब लोग, क्योंकि सबका साथ सबका विकास करने का जो मंत्र जाप शुरू हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, उसी का परिणाम था। और 2019 के लोकसभा चुनाव में सारे विरोधियों के एक होने के बाद भी हम 2014 में 283 जीते थे, लेकिन 2019 में हम 303 केवल कमल के फूल वाले सांसद जीते। अब मैं आपको 2024 की ओर थोड़ा ले चलना चाहता हूं। 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव है, ये हिंदुस्तान को 100 वर्ष आगे ले जाने का चुनाव है। 100 साल आगे। अगर 100 वर्ष हमारा देश आगे बढ़ जाएगा तो हम का व्यापार करने वालों का व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न सच्चाई में नहीं बदलेगा। हम हर दृष्टि से, मतलब सभी क्षेत्रों में नंबर 1 के स्थान पे दुनिया में पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान रखना, आप सब सम्मानित व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यापारी बंधु, बहनें भी हमारी बैठी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश के जो विरोधी राजनीतिक दल है, भाजपा विरोधी राजनीतिक दल, वह तो अनेक प्रकार के तिकड़म करेंगे कि मोदी जी 2024 में फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने ना पाए। मेरे तो समझ में आ रहा है 2014 जैसा माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे 2014 में लोगों ने 2014 में लोगों ने पहले ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया था, वोट डालने की औपचारिकता रह गई। वैसे मुझे लग रहा है 2024 में देश ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अपना प्रधानमंत्री चुन लिया। कोई शंका है आप लोगों को? दोनों हाथ उठा कर देखो, कोई शंका है क्या? 2024 के लिए भी देश ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। केवल बाकी क्या है, वह चुनाव की घोषणा और आपको वोट डालने के लिए जो मौका मिलने वाला है, वह मौका बाकी है। जब आपको मौका मिलेगा आप तब कमल खिला दोगे। लेकिन 2014 में 272 प्लस का लक्ष्य था, 2019 में 300 पार का लक्ष्य था, लेकिन 2024 में 350 पार का लक्ष्य है। मैं एक बात आपको कह दूं, आप लोगों को लगेगा कि यूपी से आते तो आप बताओ आप क्या क्या होगा। मैं एकदम सही बात पूरा की धरती पर आपको बताना चाह रहा हूं कि हम 75 प्लस गारंटी के साथ रहेंगे। अब उस प्लस में प्लस 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 जोड़ करके हमारा 100% 80 के 80 सांसद मोदी जी के साथ खड़े हो जाए भाजपा के, तो कोई आप आश्चर्य मत करना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं कि जिससे कोई आपका उत्साह बढ़ाने वाली बात। आप व्यापार से जुड़े हुए हो, आप बताओ गांव से कोई आता होगा आपके पास कोई सामान खरीदने के लिए, चाहे शहर से आता होगा, आप बताइए 2024 में वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी और को देख रहा है क्या? अगर हम उत्तर प्रदेश से 80 के 80 सांसद जिता सकते हैं, तो क्या महाराष्ट्र से आप 48 के 48 नहीं जिता सकते हो? जिता सकते हो? कुछ लोग हाथ उठा रहे, कुछ लोग नहीं उठा रहे। जिता सकते हो? मुझे विश्वास है। देखिए, आप सबकी ताकत हनुमान जी की तरह। कई बार आप अपनी ताकत भूल जाते हो, कई बार ये आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, अरे मोदी जी तो जीत ही रहे, चलो आप चैन से सोते हैं। मोदी जी से नहीं जीतेंगे, गलती मत करना। भले विरोधी की जमानत जब्त हो जाए, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 350 से अधिक सांसदों की सेना खड़ी कर देना चाहिए। खड़ा करना चाहिए, नहीं खड़ा करना चाहिए, या लक्ष्य लेकर के काम करना है। अगर कोई शादी विवाह का अवसर और चुनाव घोषणा पहले हो जाती है, कई बार मैं देखता हूं यहाँ शहरी मतदाताओं की, क्षमा करिएगा मेरी बात को, शहरी क्षेत्र का जो वोटर होता है
चाहे वो व्यवसायी घराने हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी वाले हो, चाहे बहुत जो जिनको कहिए कि वो बहुत क्लास 1 वाले हो गए, वो बैठ करके सारी पंचायत कर देंगे, मोदी जी को 350 सांसद जिता देंगे, लेकिन घर से वोट डालने नहीं जाते। मैं नहीं जानता आपके यहाँ क्या, यहाँ जाते हैं? सब लोग जाते हो? 50%। अब देखिए इधर से बात है, अब अगर 100 साल हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, अपना व्यापार जो आप करते हो उसको 100 गुना अगर बढ़ाना है, तो आप मेहनत नहीं करोगे। और देश को अगर 100 साल आगे ले जाना है तो 50% वोट होना चाहिए क्या? 100%। तो वो कैसे होगा? ये भाजपा में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एक व्यवस्था है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तरह और भारत माता की सेवा है ये ध्यान रखना। ये मोदी जी को प्रधानमंत्री आप नहीं बना रहे हो, आप भारत को विश्व गुरु बना रहे हो, विश्व का नेतृत्व करने वाला बना। आपके एक वोट की ताकत इतनी है, अगर आप कमल न खिलाए होते तो क्या जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाती क्या? अगर आपने कमल नहीं खिलाया होता तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बन रहा होता क्या? अगर आपने कमल नहीं खिलाया होता तो सामान्य नागरिक कानून बनाने की चर्चा भी कोई करने का साहस इस देश में कर पाता क्या? गरीब कल्याण के लिए खजाने का मुंह कोई खोलने का साहस करता भी तो कैसे 100 रुपया योजना बना करके खर्चा करे का दिखावे और उसमें 85 रुपए कैसे खा जाए। अभी हमारे अध्यक्ष जी आपके सामने ये बात रख रहे, उनका लक्ष्य भ्रष्टाचार करके कागज में गरीबी मिटाना था, लेकिन मोदी जी का लक्ष्य धरातल पर गरीबी मिटाना। 4 करोड़ गरीबों के घर बने देश में, प्रधानमंत्री आवास, सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ। शहरी क्षेत्र के घर बनने में 2.5 लाख से ज्यादा खर्च होता है, ग्रामीण क्षेत्र के घर बनने में लगभग 2 लाख खर्च किया जा रहा है सभी सुविधाओं के साथ। 4 करोड़ इंटू आप केवल 2 लाख जोड़ दीजिए। गरीब जो कहीं झोपड़ी में रहता था, कहीं कच्चे मकान में रहता था, आज वो परिवार के साथ अगर सुखी है तो क्या मोदी जी को आशीर्वाद नहीं देगा? कुछ आशीर्वाद मुंह से बोलते हैं कि जाओ सुखी रहो, लेकिन कुछ अंदर से निकलता है। जो अंदर से आशीर्वाद निकलता है उस आशीर्वाद से दुनिया की कोई ताकत टकरा नहीं सकती है। ये तथाकथित जो विपक्ष खड़ा है, जिसमें से कई लोगों की 5 सांसद जिताने की हैसियत नहीं है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसकी रोज भाषण देते रहते हैं। सही बात है कि नहीं बताइए? मैं बता रहा हूं, बिहार में जनता दल यू के जो नीतीश कुमार जी इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीतने जा रही है। जो यहाँ बिहार वाले होंगे उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे एक भी सीट नहीं जीतने जा रही। प्रधानमंत्री बनना तो मुकेश लाल का हसीन सपना है, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा रही। उनकी पार्टी के सांसद भाजपा के नेताओं से संपर्क करें कि हमको भाजपा में ले लीजिए और हमको भाजपा से लड़ा दीजिए, तब हम सांसद बन पाएंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी की पार्टी से लड़े, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से लड़े तो जमानत भी नहीं बन पाएगा। ये चर्चा आम चर्चा है। मेरे यूपी में तो सपा बसपा कांग्रेस का कोई टिकट लेने को तैयार नहीं। मतलब ऐसा वातावरण क्यों है? ये कोई हमारे कारण नहीं है, वो 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेवा के कारण। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है, तो मोदी जी का सम्मान होता है तो केवल मोदी जी का होता है क्या? आपका सम्मान नहीं होता। जिसने कमल का बटन दबाया, हर उस व्यक्ति का सम्मान होता है, हर देशवासी का सम्मान होता है। हम 2017 में 325 विधायक यूपी में जीत गए, 40 थे हमारे पहले। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बुलाया, ऐसे मार्गदर्शक हमको मिले थे जिसके कारण से गुजरात का मोदी मॉडल हमने यूपी में लागू कर दिया। आज यूपी विकास में नया इतिहास रच रहा है। उन्होंने बुलाया जब 325 विधायक जीत गए। सुनो सब लोग, 2017 का विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, देखो चुनाव से पहले तो कोई हमारा हो सकता है, कोई हमारा नहीं हो सकता है।
लोकतंत्र है, लोगों को अधिकार है, कोई भाजपा को वोट देता है, कोई भाजपा को वोट नहीं देता। लेकिन आज जब आप सरकार में आ गए हो तो आज के बाद आपका एक संकल्प होना चाहिए, जिसने हमें वोट दिया वह भी हमारा और जिसने हमें वोट नहीं दिया वह भी हमारा। सबका साथ सबका विकास का मंत्र अपनाओ और जनता की सेवा में पूरी जिम्मेदारी के साथ समर्पित हो जाओ। आज उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारी सरकार शानदार ढंग से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और काशी विश्वनाथ का डमरू भी बाबा भोलेनाथ जी का, और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में बांसुरी भी बजने वाली है। और उसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा, लोग उसका दूसरा अर्थ निकालने लगे। क्योंकि मैं सरकार के अंदर जिम्मेदारी में हूँ इसलिए मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप सब समझ रहे हो। तो एक बात और जो व्यापारियों से जुड़ा हुआ, एक बात ध्यान रखना, अभी बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, चाहे व्यापारी होंगे, किसान होंगे, श्रमिक होंगे, महिलाएं होंगी, युवा होंगे, सबको कोई ना कोई ऐसी चीज बताएंगे कि तुम्हारे साथ तो मोदी जी ने बड़ा अन्याय किया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार बड़ा नुकसान कर रही है। कोई भी आवे, व्यापारी के नाते मैं आप सबसे प्रार्थना करके जा रहा हूं, सब कुछ कहिए कि हम सब कुछ सह लेंगे, लेकिन मोदी जी को वोट जरूर देंगे, कमल को जरूर जिताएंगे, चाहे कर लेना। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, कोई भी समस्या होगी, आप तो इंटरेस्ट का मतलब जानते हो, क्योंकि व्यापार करते हो, तो व्यापार करने वाला जानता है ब्याज क्या होता है, कर्ज क्या होता है। आप ये भी भरोसा रखना, आप कुछ भी सुने बगैर एक ही चीज सुनाने का काम और एक ही चुनाव निशान कमल को खिलाने का काम करिएगा। आप ब्याज के साथ आप विश्वास रखिए, यह देश आपका कर्ज चुकता कर देगा, ब्याज के साथ मोदी जी। आप जानते हो जीएसटी आने के बाद थोड़ी समस्या हुई है, मैं भी जानता हूं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में हूं, बहुत सारे हमारे मित्र भी व्यापार करते हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आती है, कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी, लेकिन आज जीएसटी आने के बाद पूरी जिम्मेदारी से बताइएगा, जीएसटी आने के पहले कितनी परेशानी थी और जीएसटी आने के बाद हो सकता है कुछ परेशानी हो, लेकिन जीएसटी आने के बाद परेशानी कम हुई है कि नहीं कम हुआ? दोनों तुलना करिए, 2014 के पहले का हिंदुस्तान और 2014 के बाद का हिंदुस्तान, जीएसटी के पहले का कारोबार और जीएसटी के बाद का कारोबार। हर समय देखो वो जो जितने होते हैं ये अधिकारी आकर के इंस्पेक्टर राज चलाते हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न करते थे, लेकिन इस बीच में एक और गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं शेयर कर दे रहा हूं जिससे आपके सबके ध्यान में। बहुत सारे ऐसे भी खतरनाक लोग देश विरोधी साजिश कर रहे हैं। व्यापारी हमारा नहीं कर रहा, व्यापारी हमारा ईमानदारी से जिम्मेदारी से अपना कारोबार कर रहा है और अपना जो टैक्स है उसे अदा करने का काम कर रहा है। इसी के कारण देश का खजाना भर जा रहा है और खजाने में पैसा होने के कारण देश का विकास हो रहा है। लेकिन इस बीच एक इंटरनेशनल स्तर से साजिश चल रही है। वह साजिश यह है कि जो कोई कारोबार नहीं करते, फर्जी बिलिंग करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई गांव में मजदूरी करने वाले मजदूर को लाते हैं, उसका आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड सेंटर में लेकर उसे जाते हैं और उसके आधार कार्ड में बहुत योजनाबद्ध तरीके से वो अपना मोबाइल नंबर उसके अंदर डाल देते हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है कि नहीं होती है? और उस आधार कार्ड अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएंगे तो ओटीपी किसके पास जाएगा? जो उसके अंदर नंबर है। और ऐसे हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की साजिश करने वाले चला रहे हैं। लेकिन आप भरोसा रखिएगा, इस देश में मोदी जी है तो देश के विरुद्ध अगर कोई साजिश करेगा तो वह पाताल के अंदर भी छिप जाएगा, तो उसको निकाल सकता। तो आप सब ऐसी जो साजिश है, मैं आपको इसलिए इस बात को जानकारी दे रहा हूं कि कई ऐसे गांव में भी बहुत जांचें कराई गई और जांच में जो छोटा किसान है, छोटा कोई श्रमिक है, कोई जानता ही नहीं है जीएसटी का मतलब क्या होता है, उसके नाम से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया। आप लोगों को कुछ जो इस दुनिया से जुड़े होंगे उनको कुछ मालूम हुआ होगा, उसको कृपा करके कहीं कोई जांच पड़ताल हो तो उसको उत्पीड़न मत समझना।
के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था में जो सेल लगाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया है। ये जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वह देशी और विदेशी शक्तियां एक साथ मिल गई हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पहले इस प्रकार की बहुत शरारतें होंगी, बहुत प्रकार से भड़काने का, मीडिया में दिखाने का, सोशल मीडिया में दिखाने का, प्रिंट मीडिया में दिखाने का, छपाने का। कोई अमेरिका में बैठा हुआ कोई एक छोटे से, इतना भी बड़ा कमरा नहीं होगा, छोटे से ऑफिस में बैठ करके भारत के कारोबार पे उंगली उठा देगा, अर्थव्यवस्था के बारे में सवाल खड़े कर देगा, और हम सोचेंगे अच्छा ऐसा हो गया। अरे जब तक मोदी जी जिंदा है, कोई माई कलाल भारत का बाल बांका नहीं कर। ये भरोसा रखिए, और इस भरोसे के साथ हमें देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करना। मैं आप सबसे 2024 के लिए आशीर्वाद भी मांगता हूं, मोदी जी के लिए समर्थन भी मांगता हूं। 2024 का चुनाव यह करो या मरो का चुनाव, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अपनी कमाई का कुछ खर्चा करना पड़े कमल खिलाने के लिए, तो खर्चा कर दीजिएगा, यह भी मैं प्रार्थना करके जहां आपका रिश्ता नाता परिचय, वहां तक खबर भी पहुंचा दीजिए। और अगर जो मैं बात यहाँ पर बहुत आपसे कह डाला, अगर आपको लगा हो कि मैं कोई ऐसी बात कोई कहा तो मुझे नहीं कहना चाहिए, तो उसका आकलन करिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो तो एक बहुत कह लीजिए कि सागर में से एक बूंद आपके बीच में डाल करके जा रहा हूँ। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो सागर की तरह है, और उनका व्यक्तित्व इतना महान है कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। जो अमेरिका, मेरे प्रधानमंत्री जी को अमेरिका जाने के लिए जब मुख्यमंत्री थे वीजा नहीं दे रहा, याद है आपको? आज ऑटोग्राफ मांग रहा है। ये है 56 इंच वाले की ताकत। मैं एक कांग्रेस का इतिहास अगर मैं 2014 के पहले का याद दिलाऊं, आतंकवादी हमले होते थे, मैं 3 बातें कहता हूं। आतंकवादी हमले होते थे तो क्या कहते थे? उस समय श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अगर पहला हमला हो जाए तो मैं निंदा करता, दूसरा कड़ी निंदा करता, तीसरा कड़े शब्दों में निंदा करता। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उरी में आतंकवादी हमला हुआ तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक करता हूं। अगर पुलवामा में आतंकवादी हमला हो जाए तो मैं एयर स्ट्राइक करता हूं, और आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री को उसी की जमीन पर ध्वस्त कर देता हूं। और देश की सेना जो हर प्रकार से दुनिया की हर सेना से सामर्थ्यवान है, पहले की सरकार को के समय आपके मित्र कोई फौजी होंगे तो पूछ लेना, गोली का जवाब गोली से भी देने की छूट नहीं थी। लेकिन जब से आपने कमल खिलाया है, पहली गोली नहीं चलाना है, लेकिन अगर उधर से गोली चल जाए तो गोला चलाने से भी रोकने का आदेश नहीं है। गोली का जवाब गोला से देने की छूट है। ये अंतर अब हमें निंदा, कड़ी निंदा, कड़े शब्दों में निंदा चाहिए कि अमेरिका की तरह जैसे अब ओस्मा बिन लादेन ने उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ढा दिया, वो पाकिस्तान के अंदर घुस करके गए, ओस्मा बिन लादेन को मारे नहीं। मैं एक लाइन कहा करता हूं, सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देगा, शक्तिशाली की गलत भी बात या जग मान लेगा। आज भारत पहले भी शक्तिशाली था, लेकिन नेतृत्व तो कमजोर था। लेकिन आज वही शक्तिशाली भारत को आज सबने लोकतंत्र की ताकत के बल पर शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करने का काम किया। मैं आप सबसे विनती करता हूं, 2024 के चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लीजिए, कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनाइए। मैं जानता हूं आप बना चुके हैं, लेकिन बनाने के लिए कोई कमी मत छोड़िए। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग जहां भी आना चाहे उसके लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए। जब मौका मिले तब आइएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब इस देश में जो श्री राम लला का मंदिर बन रहा है, वो मैं राम मंदिर नहीं कहता, मैं राष्ट्र मंदिर कहता। क्योंकि अगर पूना से भी आप में से कोई जाएगा रामलला का दर्शन करने के लिए और रामलला का वह भव्य मंदिर देखेगा, उसके शिखर के कलश को देखेगा, तो गर्व से आप कह सकते हो कि इसमें मेरे परिवार का भी
चाहे 1 रुपया लगा होगा, चाहे 1,000 लगा होगा, चाहे 1 लाख लगा होगा, मेरा भी लगा है। यह मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं, ये मेरा मंदिर है, मेरे राम का मंदिर है, मेरे राज का मंदिर है। जय श्री राम। तो आप सबको मैं आमंत्रित करके जा रहा हूं और आप सबको बहुत देर से बैठे, हम लोग देर में आए, लंबा भाषण सुनाए, क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार बोलिए जय श्री राम। जय समझदार हैं, आपसे गुजारिश है बारी बारी से इसलिए क्या है भैया अनुशासन का परिचय दें। उधर से मत छोड़। 21 जून को पुणे भाजपा और आर्ट ऑफ लिविंग के बैनर में और अभी यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है जो कि हमारे सुखदेव सिंह जी चाचा शिवराम सत्कारार्थी आओ पहले। हाय काका है। उसको डीसी चाहिए कि आप